किस तरह से, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे, तो ये एंटी ब्राह्मणिज़्म कहता है। एक्चुअल में जो द्रविड़वादी मॉडल है उसका नाम है सोशल जस्टिस की लड़ाई है वहाँ। समझे ना? सोशल जस्टिस है, और सोशल जस्टिस की जब बात आती है तो सीधी-सी बात है कि वो एंटी ब्राह्मण हो ही जाता है, क्योंकि ब्राह्मण और सोशल जस्टिस दोनों एक-दूसरे के विपरीत शब्द है। जहाँ ब्राह्मणवाद होगा वहाँ पे सोशल जस्टिस हो नहीं सकता, और जहाँ पे सोशल जस्टिस होगा वहाँ पे ब्राह्मणिज़्म हो ही नहीं सकता। दोनों ही ठीक उल्टा हैं। और इसका कारण यही है कि आप नॉर्थ इंडिया में देख सकते हैं कि हर स्टेट में सारा किया धरा, हर जहाँ पे भी जिस पार्टी में ब्राह्मण छाया हुआ है, उसकी राजनीति को आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ सोशल जस्टिस की लड़ाई होती ही नहीं है। ध्यान से देखिएगा आप। सोशल अगर ब्राह्मणिज़्म ब्राह्मण है, सर्वे सर्वा जिसमें, तो सोशल जस्टिस की लड़ाई आप भूल जाइए, मिलेगी ही नहीं। दोस्तों, आज हम बहुत ख़ास टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज जो विषय है, वो सवाल सबसे है, समस्त एससी, एसटी, ओबीसी से है। यहाँ पे ये चीज़ देखनी है हमें कि साउथ इंडिया में पेरियार मॉडल पूरी तरह से सफल हुआ। वहाँ पे तमिलनाडु को अगर हम देखते हैं, तो तमिलनाडु में बिना पेरियार के तो सरकार ही नहीं बन सकती। उसी तरह से साउथ की और भी जो देश हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। एक सवाल और उठता है कि नॉर्थ इंडिया में बाबा साहब अम्बेडकर का मॉडल या किसी भी बहुजन जो सामाजिक न्याय का जो महापुरुष है, उसका कोई मॉडल सफल क्यों नहीं हुआ? अब 1-2 राज्यों में अगर हम देखें क्षेत्रीय पार्टियों में, जैसे उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे बीएसपी की सरकार आती है बाबा साहब के नाम पे, जो अच्छा काम करती है। फिर वहीं क्षेत्रीय में हम देखें ओबीसी समाज से अ, सपा पार्टी भी आती है, और लेकिन वो जो काम करती है वो अम्बेडकराइट मॉडल पे काम नहीं करती, वो पुनः जो ब्राह्मणवादी मॉडल है उसी पर चलती है। पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ों के लिए चाहती है, अपनी जाति या पिछड़ा वर्ग की जो भी जाति है उसके लिए थोड़ा बहुत चाहती है, लेकिन फिर से वो मॉडल जो अपनाती है वो सामाजिक न्याय का मॉडल, जो एक्चुअल में अम्बेडकराइट मॉडल है या जो पेरियार मॉडल है, वो ना अपना के वही ब्राह्मणवादी मॉडल है उसमें चलता है, और आप देख ही रहे हैं परशुराम और क्या-क्या चीज़ें चलती हैं। इसी तरह से अगर हम बिहार में देखते हैं तो एक क्षेत्रीय पार्टी वहाँ पे भी राजद नाम से उभर कर आती है। एक दूसरी पार्टी फिर उभर कर आती है जो नीतीश जी की पार्टी है। और वो आती हैं, और उसमें भी क्या देखा जाता है कि उनकी जो राजनीति है वो अगेन प्योर अम्बेडकराइट मॉडल ना होके वो हिंदुत्ववादी और ब्राह्मणवादी जो मॉडल है उसी का मिक्स रूप होती है। हालाँकि राजद ज़्यादा सामाजिक न्याय के लिए थोड़ा आगे बढ़ती है, लेकिन अगेन जो उसमें देखा जाता है मॉडल, जो दूसरी पार्टी है उसमें ब्राह्मणवादी मिक्सअप चलते रहता है। तो सवाल ये आता है कि कैसे नहीं सफल हो पा रहा है, और जहाँ-जहाँ पे पेरियार मॉडल नहीं है या प्योर अम्बेडकराइट मॉडल नहीं है, वहाँ पे हिंदुत्व राजनीति कैसे आगे आ जाती है? तो इसको आपको गहराई से समझना पड़ेगा। आप पूरा पैटर्न देखिए। जहाँ-जहाँ पहले कांग्रेस होती है, वहाँ पे कुछ सामाजिक न्याय को लेकर आगे बढ़ते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी की पार्टियाँ आती हैं, कुछ समय शासन करती हैं, और देन फिर देखा जाता है कांग्रेस खत्म होती है। कांग्रेस खत्म होने के बाद से ऐसा लगता है कि ये एससी, एसटी, ओबीसी की पार्टियाँ जो हैं वो चलेंगी, लेकिन फिर हिंदुत्व राजनीति आती है और फिर से अगेन ब्राह्मणों की पार्टी आती है और वो कब्ज़ा काबिज़ होते चली जाती है। इसमें सवाल ये है कि क्यों जो अम्बेडकराइट मॉडल है, वो कम से कम नॉर्थ इंडिया में सफल होना चाहिए था, एक लार्ज स्केल पे सफल होना चाहिए था, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी ये मॉडल को क्यों नहीं अपना पाएँ, क्यों नहीं सफल बना पाएँ? क्यों हिंदुत्व के पचड़े में पड़ जाते हैं? और जिस तरह से साउथ इंडिया में देखा जाए तमिलनाडु को, तो वहाँ ओबीसी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, एससी की जनसंख्या 20% है, लेकिन वहाँ पेरियार मॉडल लागू होता है, और नॉर्थ इंडिया में एससी की संख्या कई स्टेट में 20% से ज़्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसे पंजाब में, और भी कई सारे जगह हैं जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। इवन बिहार में भी 20% से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे अम्बेडकराइट मॉडल नहीं सफल हो पाता। क्यों?
ये एक बहुत ही ज़रूरी सोचने-समझने वाली बात है कि 20% 21% जो एससी जनसँख्या है, एसटी जनसँख्या है, वो भी अभी हम ओबीसी की बात नहीं कर रहे हैं, ओबीसी का तो जो है सो है ही। जो एससी वर्ग है, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। उनसे भी निकल के बहुत सारे जो नेता निकलते हैं, वो सामाजिक न्याय भूल के हिंदुत्व की राजनीति करने लगते हैं। उसके ही आगे-पीछे बैनर के तले घूमने लगते हैं। थोड़े बहुत उनको अपने हक अधिकार पाते हैं और फिर वो उसी मॉडल का हिस्सा बन के उसी के प्रचार-प्रसार में लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, ये सोचने-समझने योग्य है। और विचार करने योग्य है कि हर एक बहुजन को हम क्या दे रहे हैं। बाबा साहब ने हमें बताया था कि भाई शिक्षा, संगठन, संघर्ष करना है। लेकिन बाबा साहब जो बता के गए थे तो ये बातें कौन बताएगा बहुजनों को? क्या ब्राह्मण बताने आएगा? क्षत्रिय बताने आएगा? वैश्य बताने आएगा? शूद्र बताने आएगा? पिछड़ा बताने आएगा? या बहुजनों को बताना? और अगर बहुजन लोग बता रहे हैं तो फिर ये बातें क्यों नहीं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे दिख रही हैं? आखिर कहाँ पे क्या कमी है, किस पॉइंट पे कमी है कि बहुजन आपस में यूनाइटेड नहीं हो पा रहे हैं, जबकि आज की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि बाबा साहब का नाम उन लोगों को भी लेना पड़ रहा है, जो लोग आज तक कतराते थे। बाबा साहब की फ़ोटो अगर कोई सोशल मीडिया में शेयर कर देता था, तो ये उसे कहते थे, "अरे! ये तो पहचान में आ गया, ये कौन-सी जात का है, देखो ये अपनी जात दिखा रहा है।" इस तरह की तमाम तरह की बातें होती थीं। और अब आप देखिए कि वो लोग खुद बाबा साहब की मूर्ति को जय भीम नारे लगा रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं और ये सारा काम वो करने लगे हैं। ये सब करने के बाद से भी बाबा साहब अम्बेडकर का मॉडल क्यों नहीं लागू हो पाया नॉर्थ इंडिया में? तो ये हमें बहुत अच्छे से गहराई से सोचने-समझने की ज़रूरत है और शपथ लेकर ये क्रिश्चियन फैमिली से हैं। क्रिश्चियन फैमिली और तथाकथित हिंदू मिक्सअप हैं। तो ये सीएम बन जाते हैं। आप सोचिए कि साउथ में क्रिश्चियंस भी सीएम बन जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में आप सोच भी नहीं सकते हिंदू, मुसलमान और दूसरे धर्म का किस तरह की बातें होती हैं। तो क्या नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा जातिवाद है साउथ इंडिया के कंपेयर में? नॉर्थ की राजनीति किस तरह से काम करती है? साउथ की राजनीति किस तरह से काम करती है? साउथ इंडिया में भी ब्राह्मण हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में इतने हावी क्यों नहीं हैं? मॉडल स्ट्रक्चर में इतने हावी क्यों नहीं हैं? और नॉर्थ इंडिया में सारे ब्राह्मण कैसे हावी हैं? नॉर्थ इंडिया के एससी, एसटी, ओबीसी क्यों क्या पिछलग्गू बने हुए हैं ब्राह्मणिज़्म के? क्या उनमें इतनी क्षमता नहीं है, नेतृत्व क्षमता नहीं है? घूम-फिर के बातें करेंगे, पार्टियाँ भी बनाएँगे तो उन्हीं की तरह बातें करते हैं, अगेन ब्राह्मणवादी ही बातें करने लगते हैं, उसी में घुल-मिल के रह जाते हैं, उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, अपना इतिहास नहीं है। क्या ऐसी बातें हैं? ये बहुत ही विचारने वाला प्रश्न है। तो इसके लिए हम थोड़ा-सा साउथ का स्ट्रक्चर देखते हैं। साउथ में जो कंट्री जो स्टेट हैं, 5 स्टेट हो गए हैं, पहले 4 स्टेट थे, अब 5 स्टेट हो गए हैं। तो उन पाँचों ही स्टेट में अगर आप ध्यान से देखेंगे कि किस तरह की वहाँ पे राजनीति है, किस तरह की विचारधारा है, तो आपको एक तो दिखेगा कांग्रेसवादी, जो कांग्रेस है गवर्नमेंट का कांग्रेस पार्टी है, वो एक कांग्रेसवादी दिखेंगे, सेक्युलर राष्ट्रवादी दिखते हैं। एक दूसरा जो मॉडल दिखता है विशेषकर तमिलनाडु में दिखता है द्रविड़वादी यानी एंटी ब्राह्मण। आप यहाँ पे वो सीधे-सीधे ब्राह्मणिज़्म को खारिज करता है। सीधे-सीधे खारिज, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं और यही कारण है कि तमिलनाडु में जो कोई भी पार्टी इलेक्शंस में उठती हैं, वो ब्राह्मण को टिकट तक नहीं दी इस बार। सोचिए कितना गज़ब की वहाँ की राजनीति है तमिलनाडु में। तमिलनाडु ऐसे कैसे सफल हो पाया है कि वहाँ पे बिना किसी ब्राह्मण के वो स्टेट आगे बढ़ रहा है, टैक्स दे रहा है, ग्रो कर रहा है, वहाँ की राजनीति की चर्चा हो रही है, वहाँ के कल्चर की चर्चा हो रही है। वो किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है, जो ब्राह्मणिकल मेरिट दिन-रात मेरिट योग्यता चिल्लाते रहते हैं। वो एक स्टेट है जहाँ पे बिना ब्राह्मण के वो स्टेट कैसे आगे बढ़ रहा है, उनकी संख्या कम है, ब्राह्मणों की राजनीति में वो घुसने नहीं देते हैं। कैसे वहाँ पे ये मॉडल लागू है, पेरियार मॉडल किस तरह से? तो आप देख सकते हैं वहाँ पे, तो ये एंटी ब्राह्मणिज़्म कहता है, एक्चुअल में जो द्रविड़वादी मॉडल है उसका नाम है सोशल जस्टिस की लड़ाई है वहाँ।
समझे ना? सोशल जस्टिस है और सोशल जस्टिस की जब बात आती है, तो सीधी-सी बात है कि वो एंटी ब्राह्मण हो ही जाता है, क्योंकि ब्राह्मण और सोशल जस्टिस दोनों एक-दूसरे के विपरीत शब्द है। जहाँ ब्राह्मणवाद होगा, वहाँ पे सोशल जस्टिस हो नहीं सकता और जहाँ पे सोशल जस्टिस होगा, वहाँ पे ब्राह्मणिज़्म हो ही नहीं सकता। दोनों ही ठीक उल्टा हैं। और इसका कारण यही है कि आप नॉर्थ इंडिया में देख सकते हैं कि हर स्टेट में सारा किया धरा हर जहाँ पे भी जिस पार्टी में ब्राह्मण छाया हुआ है, उसकी राजनीति को आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ सोशल जस्टिस की लड़ाई होती ही नहीं है। ध्यान से देखिएगा आप। सोशल अगर ब्राह्मणिज़्म ब्राह्मण है, सर्वे सर्वा जिसमें, तो सोशल जस्टिस की लड़ाई आप भूल जाइए, मिलेगी ही नहीं। अब यहाँ पे तीसरा जो साउथ इंडिया में जो चलता है वो है वामपंथी यानी कम्युनिस्ट जो हैं, इनकी गवर्नमेंट बनती है। विशेषकर आप देखें केरल वगैरह में तो देखने में आता है। चौथा जो वहाँ पे जो कर्नाटक है वहाँ पे धीरे से ये हिंदुत्ववादी घुस रहा है रुझान। आरएसएस, बीजेपी का वहाँ पे चीज़ें बढ़ी हैं। क्यों बढ़ी हैं? इसका भी मैं कारण बताऊँगा कि साउथ में वो कैसे घुसपैठ कर रहे हैं, कैसे घुसपैठ कर पाए हैं कहाँ-कहाँ पे नॉर्थ इंडिया में कैसे आसानी से वो घुसपैठ कर पाए हैं। ये आपको जानना समझना ज़रूर होगा क्योंकि लोग ये बात को नहीं जानते हैं। लोग सोचते हैं कि भक्त बढ़ गया, भक्त बढ़ गया। आखिर वो कौन-सी नसें हैं एससी, एसटी, ओबीसी की जिस नस को ब्राह्मणिज़्म ने पकड़ रखा है, तुरंत दबाता है और बड़े आसानी से घुस के उनको हिंदुत्व मॉडल में अपना पिछलग्गू बना डालता है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। फिर जो साउथ में जो मॉडल देखा जाता है उसमें एक ये क्षेत्रीय जाति आधारित होता है। वो क्षेत्र को लेकर अपने कल्चर के भाषाई स्वाभिमान की राजनीति देखी जाती है। भाषा को लेकर कि नॉर्थ इंडिया की भाषा हमारे ऊपर ना थोपा जाए और ये जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे देखी जाती हैं। तो इस तरह की वहाँ पे 5 मुख्य विचारधाराएँ वहाँ पे दक्षिण भारत में चलती है। पार्टियों की अगर हम बात करें तो आप देखें दक्षिण भारत में तमिलनाडु में द्रविड़वाद मेन विचारधारा है। वहाँ पे चाहे जो जिसकी पार्टी हो और कोई सी भी पार्टी हो जैसे मुख्यतः अभी देखें तो डीएमके, एआईडीएमके और अभी विजय की पार्टी आई हुई है। तो इन लोगों की पार्टियाँ अभी वो नई-नई आ रही है, लेकिन ये इन सब की जो विचारधारा है वो द्रविड़वाद है। जैसे अगर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो सरकार चाहे ओबीसी की बने, चाहे जनरल की बने, ये बनाते तो मंदिर ही हैं ब्राह्मणवाद की और ये बैठ के ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हमेशा श्रेष्ठ है का नारा लगाने लगेंगे। अब उनकी अपनी लड़ाई नहीं समझते कि हमारी क्या लड़ाई है। अबे जो पहले से ही वर्चस्व में है, पहले से ही ओवर सीटेड है, उसकी तुम जाके फिर से तारीफ़ करना शुरू कर देते हो और आप जो पहले से पिछड़ा हुआ है, उसके बारे में उसको कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है, उसकी बातें नहीं होती हैं। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का हमें राजनीति समझना पड़ेगा कि आखिर क्या चीज़ें हैं, जबकि तमिलनाडु में ओबीसी का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनरल बहुत कम है। तो ये यहाँ देखिए क्यों द्रविड़वाद मॉडल यानी कि पेरियार जी का मॉडल यहाँ पे चलता है। अब आप सोचिए कि वो पेरियार जो सीधे-सीधे ईश्वर को नकारते थे और ईश्वर को खार खा जाते थे। आज का जो पंडा आप सोचिए कि उन्होंने जो सच्ची रामायण लिख डाली थी, वो जब नॉर्थ इंडिया में पब्लिश्ड हुई तो सबको आँधी आ गई थी। सारे ब्राह्मणों को खुजली मच गई थी ऊपर से नीचे, उस पर केस कोर्ट कचहरी हुआ, 7 साल तक चलती है तब बाइज़्ज़त उसको फिर से रिटर्न किया जाता है सच्ची रामायण को। तो आप सोचिए कि जो वो रामायण साउथ में उन्होंने लिख दी थी सच्ची रामायण, वो नॉर्थ में बवाला काट देती है। हैं, जैसे ये सब पढ़ते हैं तो और वो सोच इसी से आप समझ सकते हैं वो कितने बड़े नास्तिक व्यक्ति थे पेरियार मॉडल। सीधे-सीधे एंटी ब्राह्मण वो इस बात को समझ गए थे कि ब्राह्मण जहाँ रहेगा वहाँ सोशल जस्टिस मिल नहीं सकता है और उन्होंने एक ऐसी विचारधारा पैदा कर दी। नॉर्थ इंडिया में क्या इतना गुदा किसी में है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़ के कोई और माई का लाल ऐसा पैदा हुआ जिसने जो पेरियार जी की तरह पे या उस मॉडल को अपना के इतनी बड़े लड़ाई या संघ खड़े किए हुए हों ब्राह्मणिज़्म के खिलाफ। क्योंकि अगर आपको सोशल जस्टिस चाहिए तो ब्राह्मण के साथ आप सोशल जस्टिस मिल जाए, ये नियरली इम्पॉसिबल है। क्योंकि आज तक ब्राह्मण हर जगह, हर पोस्ट पर सब जगह है, फिर भी सोशल जस्टिस आज तक नहीं मिल पा रहा है। तो ये साफ-साफ दिखाता है कि सोशल जस्टिस मुश्किल है। जबकि वहीं आप देखें पेरियार जो मॉडल है एंटी ब्राह्मणिज़्म वो ज़्यादा सफल है, वो राज्य ज़्यादा सफल है।
तो इसके बाद से केरला की अगर आप देखते हैं साउथ इंडिया में जो दूसरा स्टेट है नीचे आप देखें केरला जो है, वहाँ पे वामपंथ और कांग्रेस का चलते आया है और सीपीआईएम कांग्रेस इन लोगों का हमेशा से वहाँ की विचारधारा चली है। कांग्रेस का आप लोग जानते ही हैं कौन-सी विचारधारा है, इसका हल्की ब्राह्मणिज़्म रहता है इसमें। हल्का क्या रहता है ब्राह्मण ही रहते हैं सब और वामपंथ में भी ब्राह्मण ही घुसे हुए हैं सब, ये सब भी लेकिन विचारधारा डिफरेंट है, प्योर हिंदुत्ववादी ना होके ये थोड़े बीच वाला गेम खेलते हैं सेकुलर का। फिर ये कर्नाटका जो है वो इसको अगर हम देखें तो यहाँ कांग्रेसवाद था और इसमें घुस गया हिंदुत्व। सवाल ये है कि कर्नाटक स्टेट में हिंदुत्व आरएसएस बीजेपी बड़ी आसानी से सेंध कर पाए हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? नॉर्थ में तो सीधा मार ले जाते हैं लेकिन साउथ में ये जो 5 अभी स्टेट हैं इसमें आखिर ऐसी कौन-सी नस दबी हुई है कर्नाटका की जिसको बड़ा आसानी से ये हिंदुत्व जो है आरएसएस बीजेपी भुना लेते हैं, आसानी से घुसपैठ कर ले जाते हैं और इसके कारण से वहाँ पे इन्होंने सरकार भी बना ली है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे, कौन-सी नस दबी हुई है, कहाँ-कहाँ, किसकी-किसकी नसें दबी हुई हैं। ब्रह्मनिज़्म को पूरी जानकारी है एससी, एसटी, ओबीसी की, बस एससी, एसटी, ओबीसी को अपनी जानकारी नहीं है। ये भारत का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एससी, एसटी, ओबीसी को ही अपनी कमजोरियाँ नहीं पता हैं और ब्रह्मनिज़्म को अच्छी तरह से पता है। तो इसके बाद से आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु क्षेत्रीय स्वाभिमान और यहाँ पे टीडीपी वगैरह ये अब तो अलग हो गया तेलंगाना और ये तेलंगाना ये देखिए ये भी क्षेत्रीय राज्य आंदोलन इन तरह से आता है लेकिन इन दोनों भी स्टेट में बीजेपी का अभी कोई या आरएसएस का यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलता। ये जो यहाँ पे देखने को मिलता है टीडीपी, बीआरएस, कांग्रेस ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब उसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। एक है पुडुचेरी, पुडुचेरी में कांग्रेस की गवर्नमेंट आती रही है और द्रविड़ प्रभाव भी है वहाँ पे। डीएमके, एडीएमके ये सब भी वहाँ पे करते रहते हैं। लक्षद्वीप को अगर हम देखें तो यहाँ पे कांग्रेसवादी है और अंडमान निकोबार को अगर आप देखें तो यहाँ पे भी राष्ट्रीय दल आधारित होता है। यहाँ पे भी कांग्रेस और अब बीजेपी भी यहाँ पे घुसपैठ मार रही है, ये छोटे केंद्र शासित प्रदेश है। ओवरऑल आप देखते हैं कि साउथ में अगर कर्नाटका को छोड़ दें तो बाकी जगह पे वो हिंदुत्व प्योर हिंदुत्व की जो राजनीति है वो घुसपैठ नहीं कर पाती, आरएसएस की नहीं घुसपैठ कर पाती। तो ऐसा क्या है साउथ में कि जो इस तरह से आरएसएस या बीजेपी को दूर रख पा रहे हैं, कर्नाटका नहीं रख पा रहा है, उसका भी हम चर्चा करेंगे। नॉर्थ इंडिया पूरी तरह से खोपचे में चला जा चुका है ब्रह्मनिज़्म के, बड़े अच्छे से इन्होंने टेटुआ दबा लिया है पूरे एससी, एसटी, ओबीसी का और हिल नहीं डुल नहीं पा रहे हैं, ये कोई भी नहीं कर पा रहे हैं। हालाँकि आप देखें तो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो बसपा सरकार ने भरपूर वो बनाया था, लेकिन उसमें भी ये देखा गया कि उसमें भी आवाज़ उठती रही कि क्या ब्रह्मनिज़्म ने ही सपोर्ट किया था बनाने के लिए सरकार, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा था कि हम वो ला आ पाएँगे, अपनी कोई सरकार बना पाएँगे, तो उसने बनवाया। क्योंकि वो सपा की नहीं चाहता था, फिर उसने देखा कि हमको सपा की बनवाना है। क्या है वहाँ पे बहुत सारी बातें चलते रहती हैं, उस पर वो अलग मुद्दा है। लेकिन हम यहाँ पे पहले इस चीज़ को देखते हैं, ये साउथ का एक्चुअल में मॉडल क्या है। अब आता है तमिलनाडु की जो द्रविड़ राजनीति पर यानी कि जो पेरियार मॉडल है। इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो ईवी रामास्वामी जो हैं, इनका जो एजेंडा है एंटी ब्राह्मण, एक्चुअल में सोशल जस्टिस है, लोग एंटी ब्राह्मण कहते हैं। बस सोशल जस्टिस का मतलब ही एंटी ब्राह्मण हो जाता है कि अगर ब्राह्मण है तो भैया आप जस्टिस तो मिल ही नहीं सकता, तो एंटी ब्राह्मण लोग कहते हैं। तो यहाँ पे उनका एक्चुअल मुद्दा ही क्या है, ब्राह्मण वर्चस्व विरोध। ध्यान से देखिएगा क्या मुद्दा है, ब्राह्मण वर्चस्व विरोध, ब्राह्मण विरोध नहीं, ब्राह्मण वर्चस्व विरोध। अगर ब्राह्मण इंसान है और आम इंसानों की तरह बाकी सब की तरह ही सबको 2 रोटी चाहिए, वो भी 2 रोटी उसको भी चाहिए, तब तो ठीक है। लेकिन सबको 2 रोटी चाहिए और उसको जो है 10 रोटी चाहिए, 20 रोटी चाहिए और 50 रोटी दबा के बिना डकार मारे और क्या कह रहा है, अरे ये ना आधी रोटी खा रहा है, ये देखो 1 रोटी खा रहा है, ये देखो इसने भी थोड़ा-सा 1 टुकड़ा ले लिया है, ये सब बड़े बुरे लोग हैं, इनमें कोई मेरिट नहीं है, ये मैं देखो और अपना जो 80 जो रोटियाँ हैं तोड़ के दबा के पेट में दबा के बैठा हुआ है, फिर भी रो रहा है, आधी रोटी कौन खा लिया, 1 रोटी कौन खा रहा है।
तो ये ब्राह्मण जो थियरी है, उसी थियरी का विरोध पे ये मॉडल पूरी तरह से यहाँ पे लागू है। सामाजिक न्याय, आरक्षण, रिजर्वेशन, हिंदी विरोध क्या है? तमिलनाडु में इसलिए वो अपने मॉडल को बचाने में सफल हुआ है क्योंकि उसने ब्रह्मनिज़्म के एजुकेशन सिस्टम को जो हिंदी के माध्यम से परोसी जाती है, घुसने ही नहीं दिया अपने सिस्टम में। उसने अपने तमिल जो लिटरेचर हैं या तमिल में जो बातें हैं उसको कंटिन्यू किया। हालाँकि उसमें भी ब्राह्मणों का है काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उसने प्योर हिंदी को न घुसने देने के कारण बहुत कुछ बचा लिया। नॉर्थ इंडिया में जो क्षेत्रीय भाषाएँ थीं, जो एजुकेशन सिस्टम था, वो पूरी तरह से ब्राह्मणों के हाथ में था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। पढ़ा-पढ़ा के सारे एससी, एसटी, ओबीसी को उनका क्या मॉडल होना चाहिए, उनकी क्या राजनीति होनी चाहिए, उनके क्या एस्पेक्ट्स एंड विज़न और मिशन होने चाहिए, सब खत्म कर दिया और ब्राह्मणिज़्म ने उनको मिशन पकड़ा दिया हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान और पूरा नॉर्थ इंडिया खत्म। सबने ब्राह्मणों के मिशन को, ब्राह्मणवादी वर्चस्व को अपना धर्म समझ लिया नॉर्थ इंडिया में। तमिलनाडु इस चीज़ से दूर रहा, उसने ब्राह्मणिज़्म का जो मिशन था, उसको अपना मिशन नहीं समझा। उसने पेरियार का जो सोशल जस्टिस था, उसको अपना मिशन समझा और उसके बाद से आप देखिए कि वहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप ये लाइन से देखिए, शुरू में हर जगह कांग्रेस था, तो वहाँ भी कांग्रेस रहा है 67 तक, 1967 तक और फिर उसके बाद से डीएमके आता है, द्रविड़वाद मॉडल 67 से 69, फिर डीएमके, फिर एआईडीएमके और फिर अभी आप देखिए टीवीके आ गया 2026 से, जो विजय थलापति विजय जो एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं वहाँ के, क्रिश्चियन भी हैं इवन, वो अब आ जाते हैं। और इन सब का राजनीति अगर आप देखेंगे, तो कांग्रेसवाद को हटाने के बाद से जो मॉडल आता है, क्योंकि कांग्रेस में शुरू में जो रामास्वामी पेरियार थे, वो भी कांग्रेस में ही थे। लेकिन जब आप उनको डिटेल्स में पढ़ते हैं, तो वो बताते हैं कि ये कांग्रेसी जो है, ये खाली नाम का कांग्रेस है, इसमें सब एक्चुअल में ब्राह्मण हैं, आई बैठ के ब्राह्मणवाद फैलाते रहते हैं सब। तो उन्होंने क्या किया, उस मॉडल को उखाड़ के फेंक दिया वहाँ से। कांग्रेस का मतलब क्या है? कांग्रेस का मतलब कोई बहुत अच्छी विचारधारा थोड़े ही थी। कांग्रेस में सारा ब्राह्मण बैठा हुआ था और वही ब्राह्मण बैठ के ब्राह्मणवादी विचारधारा कांग्रेस के नाम पे फैला रहा था। हालाँकि अब बीजेपी आ गया है तो उसने कांग्रेस को अब लोग उदारवादी समझने लग गए हैं बीजेपी के कंपेयर में, क्योंकि उसने एक उससे भी नेक्स्ट लेवल का ब्राह्मणवाद दिखा दिया। तो यहाँ से उखाड़ फेंका और उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे फिर वहाँ कांग्रेस कभी दिखाई नहीं देती है। हिंदुत्व को पनपने नहीं दिया क्योंकि उसने हिंदी भाषा को नहीं घुसने दिया। उसने उनके मॉडल ही अपना आइडियल जो है पेरियार को माना, नास्तिकता को अपना मॉडल माना और नतीजा आप देख सकते हैं, वहाँ पे घुसपैठ नहीं हो पाती है। और अभी भी पार्टी भी चेंज, नई पार्टी आ जाती है लेकिन हिंदुत्व गैंग नहीं आ पाता। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये जो टीवीके है, क्या ये टीवीके बाकी सबको डाउन करके ये रास्ता बना देगा सॉफ्ट हिंदुत्व का कि बीजेपी अब इसको हरा दे देन बीजेपी आ जाए। लोग ऐसा कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आप जो भी मॉडल चला आ रहा है पेरियार का सक्सेसफुल मॉडल, और यहाँ पे आप देखें कि आने ही नहीं दिया। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा हो सकता था कि पब्लिक को, जो चाहे बीएसपी या सपा, जब बीच में ये 2 सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी बन गई थी, इन दोनों ने एजुकेशन मॉडल इस तरह से तैयार किया होता, सामाजिक ढांचा इस तरह से तैयार किया होता कि या तो लोहिया और नहीं तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर। ये विचारधारा के अलावा किसी तीसरी विचारधारा को पनपने नहीं देते हैं। क्या इन्होंने इस एजुकेशन मॉडल पे काम किया था? क्या उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल्स को बैठाकर इस पर गहराई से बहुत ही हाईली आगे 200 साल, 500 साल आगे तक की सोच को डेवलप किया था? या अगेन इनकी जो इंटेलेक्चुअल टीम थी उसमें इन्होंने तथाकथित उन्हीं ब्राह्मणवादियों को भर रखा था, जो बैठ के केवल इनको टाइम कटवा रहे थे कि आपको बस टाइम काटिए, फिर तो हम लोग आ ही जाएँगे, आप बस टाइम काट लो। ये हमें समझना पड़ेगा, साउथ ने ऐसा नहीं किया, उसने प्योर पकड़ा पेरियार जी को, उस पे अमल रहा। आने वाले भी भविष्य की जो पार्टियाँ हैं, देखिए अब तो जयललिता तो ब्राह्मणी थी तो बन भी गई थी एआईडीएमके से। आगे आप देखिए कि क्रिश्चियन बन जा रहा है लेकिन ब्राह्मण को एक भी सीट तक नहीं दी जाती है। ये इतना तगड़ा मॉडल बनाया गया। तो अब ये तमिलनाडु का मॉडल है।
केरल पे हम बात करते हैं, केरल का अगर हम मॉडल देखें तो वहाँ पे एलडीएफ जो कम्युनिस्ट है, यूडीएफ यानी जो कांग्रेस है, इन दोनों का काफ़ी चलता आ रहा है। वहाँ की जो राजनीति है आप देखें 1980 के बाद से जो चला है, वो यही एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में चल रहा है। इधर-उधर, इधर-उधर अभी फिर से ये आ गया है कांग्रेसवाद वाला, आ गया है यूडीएफ आया है अभी। तो इसमें आप देखें कि कांग्रेस, सीपीआईएम ये इन्हीं का चल रहा है। यहाँ भी हिंदुत्ववादी जो है वो नहीं घुसपैठ कर पाया है। उसका क्या कारण है? तो जनसंख्या पॉपुलेशन आप आसानी से देख सकते हैं, वो दिखाऊँगा, वो भी मैं चीज़ें दिखाऊँगा कि इसका कितना जनसंख्या है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ भी नहीं घुसने दे पाए ये कम्युनिस्ट मिश्रित और कांग्रेस, ये चीज़ें चलती रहती हैं। कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे हिंदुत्व घुस जाता है। यहाँ पे आखिर कौन ऐसा बैट्समैन है जो बड़े अच्छे से ओपनिंग करता है घुसाने के लिए, क्योंकि देखिए जब तक आपके अंदर से कोई छेद नहीं होगा, आपके अंदर से कोई लूप होल नहीं होगा, तब तक वहाँ पे कोई घुस नहीं सकता है। जैसे आप देखें यूरोपियन कंट्री में टर्की जो है, तुर्की जो है, अब तुर्की ये हो गया, ये एकमात्र ऐसा देश था जिसमें इस्लाम घुसपैठ कर गया और वहाँ इस्लाम काबिज़ हो गया। लेकिन बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ ने फिर इस्लाम को आगे नहीं बढ़ने से रोक दिया, आगे नहीं घुसने दिए। फिर इस्लाम को उधर से भैया वो समझ गया कि अब आगे नहीं घुस सकते इनमें, अब वो एशिया में चलो, एशिया में ही विस्तार करो, एशियन देशों को लूटो, पीटो, इस्लाम बढ़ाओ, जो भी करो, लेकिन यूरोप में अब नहीं घुस सकते, वहाँ रुक गए वो। यहाँ पे आप देखें कि ये जो कर्नाटका है, ये कैसे पूरा सॉफ्ट प्ले, आप देखिए कि एक पूरा ग्राउंड तैयार कर देता है बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, विशेषकर जो 1990 के बाद से कैसे हो पाया, इस पे हम चर्चा करेंगे जब हम इसका जनसंख्या पे देखेंगे। अभी फिर से वहाँ पे कांग्रेस आई हुई है, लेकिन ये हिंदुत्व भी एक अच्छा खासा आता है, उसके लिए कौन पिच तैयार किया, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद से यहाँ यहाँ पे आता है आंध्र प्रदेश को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कांग्रेस, टीडीपी, कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस ये भी चल रहा है। यहाँ भी हिंदुत्व अभी नहीं घुस पाया है, प्रॉपर वो राजनीति में अभी नहीं घुस पाया है। कांग्रेस और क्षेत्र पार्टी जो हैं वही चल रही हैं। ये अपने तेलुगु स्वाभिमान, इनकी जो क्षेत्रीय गर्व और किसान राजनीति, जो भी वहाँ का लोकल मुद्दे हैं उनके आधार पर ये चलती है। तेलंगाना जो उसी से बाहर निकला है 2014 में, वहाँ पे भी कोई हिंदुत्व अभी नहीं घुस पाया है एजेंडा, लेकिन कांग्रेस, टीआरएस, बीआरएस यही चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। तो सवाल ये है कि ये जो दक्षिण भारत है इसमें कौन-सी विचारधारा सबसे मजबूत रही है? द्रविड़वाद तमिलनाडु में, कम्युनिज़्म केरला में, हिंदुत्व कर्नाटका में घुसा, बहुत भयंकर रूप से घुसा हुआ है, सरकारें बना रहा है। कैसे हुआ? तो हम अभी बताते हैं। क्षेत्रीय भाषाई राजनीति आंध्रा, तेलंगाना, कांग्रेसवाद केरला, कर्नाटका और तेलंगाना इन में जाता है, और हिंदुत्व सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ देखिए कर्नाटका में घुसपैठ कर पाता है। तो एक नज़र आप दौड़ाइए जनसंख्या प्रतिशत पे कि उनकी जनसंख्या क्या है? तो पहला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एससी जो हैं उनका प्रतिशत है 20%। अगेन एक बार मैं बता दूं कि जातीय जनगणना करानी कितनी ज़रूरी है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बिना जातीय जनगणना के एससी, एसटी, ओबीसी सबसे ज़्यादा घाटे में है, क्योंकि जहाँ पे भी जनगणना हुई है, वहाँ पे सबके फट के 4 हो गई है, क्योंकि ये हमेशा ही ओबीसी को दिखाते हैं 40-45%, पर जनसंख्या गणना हुई बिहार में तो पता चला कि 64% जो हैं, उससे भी ज़्यादा 63-64% जो हैं ओबीसी हो चुके हैं, जबकि ये लोग बार-बार बोलते थे कि 45%, 50% इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये जनसंख्या गणना करवाना इतना ज़रूरी है, न होने के कारण सामाजिक न्याय जो है, जस्टिस, वो सिस्टम हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि एससी का प्रतिशत 20% के करीब में है, एसटी का 1.1% है और ओबीसी का प्रतिशत यहाँ 70% माना जाता है तमिलनाडु में, कि 70% जनसंख्या ओबीसी की है। सवाल ये है कि तमिलनाडु में ओबीसी हिंदुत्व में क्यों नहीं गया? तो इसका एक कारण ये है कि वहाँ का जो ओबीसी है तमिलनाडु का, वो अपने ओबीसी, उनका जो ओबीसी रेशनल है पेरियार, उनके पर आधारित चला, ब्राह्मणवाद को पूरी तरह खारिज किया
और पेरियार जो है उनको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉर्थ इंडिया में जिन स्टेट्स में ओबीसी की संख्या वैसे हर स्टेट में ही सबसे ज़्यादा है, लेकिन ओबीसी ने कभी भी ओबीसी के किसी नायक को अपना मॉडल नहीं बनाया। यही कारण है कि नॉर्थ इंडिया में हिंदुत्व राजनीति चल रही है। जिस दिन ओबीसी के जो पार्टियां हैं, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो या कोई भी सारे ओबीसी, जिस दिन अपने ओबीसी को नायक बना लेंगे, पेरियार जी को नायक बना लेंगे, अपना और भी कोई नेशनल महापुरुष लाओ, साथ में पेरियार जी को भी जोड़ लो, बाबा साहब अम्बेडकर को जोड़ लो, आप त्रिमूर्ति बना लो। जिस दिन आप ये चीज़ कर पाएँगे, गारंटीड तमिलनाडु की तरह ओबीसी अपनी सत्ता खुद चला सकेगा। तो पूरे नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा है कि जनसंख्या जिनकी कुछ भी नहीं है, उसको सारे ओबीसी जो हैं उनका अपना कोई एजेंडा नहीं है। ब्राह्मण जो बोलता है वही ये बेचारे बोलते हैं। वो जैसे अब एक जन तो कह रहे थे कि वो कहेगा बाल काट लो तो बाल काट लेंगे, वो कहेगा इधर से चलो तो इधर से चल लेंगे। पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब आप सोचे कि इतनी सत्ता के में इतना भी लीन नहीं हो जाना है कि हम अपनी विचारधारा की तिलांजलि जला दें।